गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसका 3 पार्ट पढ़ रखा है और तीनों पार्ट में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई हैं और सारी बातें आपको उसमें इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, सारी बातें आपको उसमें बताई गई हैं। और तीनों पार्ट हम एक एक करके अच्छे से डिटेल आपको बताए हैं। उन तीनों पार्ट का लिंक इसके चौथे पार्ट में हम डाल देंगे इस वीडियो में, आप उसको भी देख लीजिएगा। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम लोग तीसरे पार्ट में देखे थे कि ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जाता है, क्या क्या नियम होते हैं। ऑक्सीकरण संख्या मतलब किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसमें हमने आपको बहुत सारे नियम बताए थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कराए थे कि किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे निकाला जा सकता है। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में पूरी बातें संभव नहीं हो पाई थी, इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा था, इसलिए इसका चौथा पार्ट लाना पड़ा कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे और उसे वहां पर टेकअप नहीं किया जा सका, तो इसका एक वीडियो और मुझे बनाना पड़ा। इसलिए आप लोग इस चौथे पार्ट को भी देखिए। आज हम लोग ऐसे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, ऐसे यौगिकों को देखेंगे जो सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक ये क्या होते हैं। जैसा कि एक चैप्टर आपको इंटरमीडिएट फाइनल में पढ़ाया जाएगा, वैद्युत बंध, रासायनिक बंध के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो रासायनिक बंध में हम वहां पर 3 प्रकार के यौगिकों की चर्चा वहां पर किया जाएगा कि वैद्युत बंध एक वैद्युत बंध होता है, एक सहसंयोजी बंध होता है और एक उपसहसंयोजी बंध होता है। वहां पर आपको डिटेल बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा उसका शब्द आया सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध या वैद्युत संयोजी बंध द्वारा कैसे तत्व आपस में जुड़ के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान से देखिए कि जो पहला है वो है वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। पहला जो है वो है वैद्युत संयोजी बंध। ये क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध जो होता है, जो तत्वों के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनता है। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, इसका क्या मतलब हुआ। वैद्युत संयोजी बंध जो बनता है वो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अर्थात एक तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के माध्यम से अगर हम देखें कि वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इसके पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर क्लोरीन की देखी जाए तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, अर्थात इसके पास कुल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो 2, 8, 7 होता है। यहां पर आप देखेंगे कि प्रत्येक तत्व, दुनिया का कोई भी तत्व होगा तो वह क्या करता है, अपने बाहरी कोश में, ये जो कोश होते हैं, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, इसमें भी 1, 2, 3 प्रकार के कोश है, 3 कक्षाएं हैं। तो प्रत्येक तत्व का एक गुण होता है कि वो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो किसी दूसरे तत्व से क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहां पर सोडियम के केस में देखिए, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहेगा कि भाई हमारे भी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करता है कि इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और देकर ये तीसरी कक्षा समाप्त कर दे, या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर स्थिति आप समझ सकते हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादातर ये क्या करता है, देता है। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन पाना इसके लिए कठिन है, बल्कि आसान क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन देना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे के क्या बना लेता है, धनी हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इस पर सोडियम का पॉजिटिव एक धनावेश लग जाता है।
ठीक इसी प्रकार से क्लोरीन की स्थिति देखिए कि यहाँ पर इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा अपना अष्टक पूरा करना, अर्थात अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये चाहेगा कि मेरे भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और या तो इसको कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके लिए ज्यादातर जो संभावनाएं होती हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अर्थात स्थिति 1 इलेक्ट्रॉन जब ये पाता है तो ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का चार्ज लग जाता है। और यहाँ पर देखिए चूंकि सोडियम चूंकि यहाँ पर दे रहा है और क्लोरीन यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो Na+ और Cl- ये आपस में मिलकर NaCl का यौगिक बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 आयन बन रहे हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो जब और हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कोई बंध बनता है, इन दोनों के बीच जो बंध बना है, ये जिस बंध द्वारा ये जुड़े हैं उसे हम वैद्युत संयोजी बंध कहेंगे। इसी को एक नाम आयनिक बंध भी कहते हैं, आयनिक बंध। आप ध्यान से देखिएगा, आयनिक बंध होते हैं। क्यों आयनिक बंध इसको कहते हैं, चूंकि आप यहां देख रहे हैं कि यहां पर 2 आयन बन जा रहे हैं, इसलिए आयन आपस में जिस बंध द्वारा जुड़ेंगे उसे हम आयनिक बंध कहेंगे। और आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जो यौगिक बन रहा है, इस यौगिक को क्या कहेंगे, वैद्युत संयोजी यौगिक कहेंगे। तो आप इसके बारे में आगे की क्लास में बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी बातें यहां पर जानते रहिए कि वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। इसके बाद आता है जो दूसरा जो बंध आता है वो होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध ये क्या होता है, सहसंयोजी बंध जो होता है वो क्या होता है, 2 तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे करने से, अर्थात जब एक तत्व और दूसरा तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो इस प्रकार से साझेदारी द्वारा जो बंध बनाए जाते हैं उसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन है H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे H के पास भी क्या होगा, इसका दूसरा भाई जो होगा वो भी H है और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, ये साझेदारी कर लेते हैं। तो साझेदारी करने से क्या बन जाता है, H2, ये हाइड्रोजन का परमाणु बन गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध द्वारा ये जुड़ जाते हैं, एकल बंध। और यहाँ पर बन कैसे रहा है बंध, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि सहसंयोजी बंध जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर साझा हो रहा है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन है, ये अपना दूसरा ऑक्सीजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, साझेदारी करके ये O2 ऑक्सीजन का अणु बना लेता है। तो यहाँ पर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहाँ बंध कैसा बन रहा है, द्विबंध बन रहा है। द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड द्वारा जब ये आपस में जुड़े होते हैं तो द्विबंध कहलाता है। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही हो रही है, इसलिए जो बंध बन रहा है वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है N, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसका है और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये N2 बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंध का निर्माण होता है, त्रिबंध। तो पूरे केस में आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, साझेदारी हो रही है। और साझेदारी से जब ये बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम कैसा बंध कहेंगे, सहसंयोजी बंध कहेंगे। और जो यहाँ बनते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा जो अणु बनते हैं या जो यौगिक बनते हैं उसे हम सहसंयोजी अणु या सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। इसके बाद जो तीसरा केस होता है वो होता है उप सहसंयोजी बंध। यहां पर हम उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कि उप सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। उप सहसंयोजी बंध
ये क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है कि ये सहसंयोजी बंध, ये भी एक प्रकार का सहसंयोजी बंध ही है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी। जैसा कि आपने देखा कि सहसंयोजी बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, दो तत्व तो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी स्थिति अलग होगी। आप ध्यान से सुनिएगा, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध में थोड़ा सा अंतर है। यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, लेकिन अब अंतर क्या है दोनों में, ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध में। यहां स्थिति क्या बनती है कि जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अभी तक क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन ये लगाता था तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये लगाया तो दो ये, तीन ये लगाया तो तीन है। यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की बराबर बराबर की साझेदारी हो रही है। लेकिन यहां पर क्या स्थिति होगी उप सहसंयोजी बंध में कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी तो होता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एक परमाणु यानी किसी एक तत्व द्वारा दूसरे को दिया जाता है। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, आप ये समझिए, मान लीजिए कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पूरा खर्चा बिजनेस में 1,00,000 रुपए का आ रहा है, तो अगर आपने दोनों लोग मिलकर 50-50 हजार रुपए आपने लगाए, तो 50-50 हजार रुपए यानी बराबर बराबर आपने लगाए, तो वहां पर बराबर की साझेदारी आप कर रहे हैं। फिर जो फायदा हो रहा है उसको आप लोग आधा आधा बांट रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी आप देखते होंगे कि कभी कभी मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ, मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करते हैं, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके दोस्त के पास पैसे नहीं है, तो आप कह देते हैं भाई चलिए देखिए हम लोग एक बिजनेस शुरू करते हैं, और क्या होता है पैसे हम लगाएंगे, आप क्या करिएगा कि मेरे साथ मेहनत करिएगा, लेकिन जो भी फायदा होगा हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। तो यहां पर भी स्थिति वही होती है उप सहसंयोजी बंध में कि यहां पर एक तत्व जो होता है, मान लीजिए कोई तत्व ए है, दूसरा तत्व बी है। अब क्या है कि ये ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है, वो जोड़े का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बी को दे रहा है। अब ये है तो इलेक्ट्रॉन ए का, लेकिन ये बी को दे नहीं रहा बल्कि साझेदारी कर, देना और लेने में फर्क है। यहां पर भी साझेदारी ही हो रही है, लेकिन किस्सा थोड़ा सा अलग है। किस्सा क्या अलग है, यहां पर जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाता है, और जिस परमाणु द्वारा दिया जाता है तीर उधर से ही निकलता है। मान लीजिए ये जो तीर का निशान ये उप सहसंयोजी बंध को बता रहा है। मान लीजिए अगर बी देता होता तो यहां पर क्या हो जाता है, स्थिति ये कुछ इस तरीके की होती। तो बॉन्ड को देख के हम समझ जाएंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो कौन दे रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ए से बी की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, जो जोड़ा है, वो ए लगा रहा है, लेकिन दोनों का समान अधिकार है इस पेयर पर। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा है, बी का भी अधिकार रहेगा और ए का भी। वैसे दिया तो ये है, लेकिन दोनों का अधिकार समान रूप से रहेगा। यहां पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो बी दे रहा है, क्योंकि तीर का निशान हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो बी दे रहा है, लेकिन दोनों का अधिकार यहां पर समान होगा। तो यहां पर आपने देखा एक छोटी सी चर्चा हमने किया कि 3 प्रकार के बंध बनते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध। इसका एक डिटेल चैप्टर है, हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, और वहां पर आपको बहुत सारी बातें गहराई से और भी बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि चैप्टर हम लोग रेडाक्स अपक्रिया पढ़ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दिए कि किस प्रकार से वैद्युत संयोजी बंध बनता है, कैसे सहसंयोजी बनता है, और उप सहसंयोजी बंध बनने की क्या स्थिति होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि आक्सीकरण संख्या, हम लोग जो पढ़ रहे थे चैप्टर कि आक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत सारे यौगिकों का हमने देखा था कि किस प्रकार से तत्वों को हम कैसे तत्वों का आक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध के यौगिकों की चर्चा करते हुए उनके तत्वों की आक्सीकरण संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उप सहसंयोजी बंध का
बंध में जो उप सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं या जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके तत्वों की किस प्रकार से मार्क्सीकरण संख्या का निर्धारण करेंगे। तो इसका चाहे तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इतनी बातें आप लोग जानते रहिए कि 3 प्रकार के बंध बनते हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि सहसंयोजी बंध और उप सहसंयोजी बंध यौगिकों में तत्वों की आक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि आक्सीकरण संख्या जो निकाली जाती है उस सहसंयोजी यौगिकों में और उप सहसंयोजी यौगिकों में किस प्रकार से तत्वों की आक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहां पर एक हेडिंग बना लें कि सहसंयोजी यौगिकों व उप सहसंयोजी यौगिकों, दोनों एक साथ हम लोग देखेंगे, यौगिकों में तत्वों की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। ये आप अगर आगे नीट की परीक्षा दे रहे हैं या जेईई की परीक्षा दे रहे हैं या आईआईटी दे रहे हैं तो यहां से जो संरचनात्मक यौगिक होते हैं यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे आक्सीकरण संख्या निकलवाई जाती है। तो ये टॉपिक आपका थोड़ा हाई लेवल का है, लेवल यहां पर थोड़ा सा अप हो गया है, हाई लेवल आप कह सकते हैं कि ये हाई लेवल क्यों है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और ज्यादातर नीट की परीक्षा में, आईआईटी की परीक्षा में या जेईई की परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें यहां से प्रश्न किए जाते हैं, या अब तो आप देख रहे हैं कि 2-3 सालों से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी यहां से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसलिए इस टॉपिक की चर्चा करना यहां पर आज जरूरी हो गया था। यद्यपि हम लोग आक्सीकरण संख्या की चर्चा कर चुके थे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं भाई, आपको जो कुछ भी बताई जाए आप आगे की परीक्षा के लिए भी तत्पर रहें। आप बस यही आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखा करें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी और नोट्स भी बनाते चले, कॉपी और कलम लेके बैठे और सारी बातों को नोट करते चले। तो आइए हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं कि सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिकों में तत्वों की आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने देखा था, जैसे मान लीजिए पहले उठाते हैं सहसंयोजी यौगिकों के बारे में। तो सहसंयोजी यौगिकों में आपने देखा कि सहसंयोजी यौगिक जो बनते हैं तत्वों के बीच बनेंगे और यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, साझेदारी होती है और दोनों तत्व या दोनों परमाणु आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति 2 बनती है, सहसंयोजी यौगिकों में 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये होती है कि जो तत्व आपस में जुड़ते हैं वो एक समान होते हैं, यानी जो तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, सहसंयोजी बंध बना रहे हैं, वो समान तत्व हैं। एक ही तत्व के 2 परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं, पहली स्थिति। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। तो कैसे दोनों की स्थितियों को हम लोग अध्ययन करेंगे, दोनों में कैसे उसकी आक्सीकरण संख्या का निर्धारण करेंगे, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली स्थिति सहसंयोजी बंध में होता है जब दोनों परमाणु समान हो। पहली स्थिति है कि जब सहसंयोजी बंध बन रहा है लेकिन परमाणु क्या है, समान है। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच एक क्या बन रहा है, सहसंयोजी बंध बन रहा है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एकल बंध बन रहा है। और दूसरी बात क्या है कि दोनों परमाणु क्या है, समान है। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु का है, हाइड्रोजन का। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा ये जुड़ रहे हैं और जुड़ के हाइड्रोजन का क्या बना रहे हैं, अणु बना रहे हैं।
तो स्थिति क्या हो रही है आप देखिए कि यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन का जो ये जोड़ा बन, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो जो ये जोड़ा बन रहा है ये क्या है, बीचों बीच रहेगा। बीचों बीच क्यों रहेगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, समान होगी। क्यों समान होगी, क्योंकि जब परमाणु समान है, हाइड्रोजन ये भी है, हाइड्रोजन ये भी है, तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं क्या होंगी, समान होंगी। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है किसी भी तत्व का वह गुण होता है, किसी भी तत्व के परमाणु का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। अर्थात जो परमाणु जितना अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की, ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक होती है। अब यहां पर स्थिति क्या है कि चूंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, समान होगी। तो समान होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है ये बीचों बीच रहेगा, ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये, क्योंकि दोनों बराबर बराबर खींच रहे हैं इसलिए ये ना तो इधर जाएगा ना तो इधर। तो आप कह सकते हैं कि जो एकल बंध बनते हैं, यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड द्वारा बन रहे हैं सहसंयोजी बंध और समान परमाणुओं के बीच बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, यहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। यानी इस हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी, और इस हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ऐसे ही आप दूसरा केस भी देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है O2 बन रहा है, O2 ऑक्सीजन का अणु है। तो यहां पर स्थिति भी वही होगी कि भले दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, लेकिन परमाणु चूंकि ऑक्सीजन ही है, समान है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान होंगी, और यहां पर भी विद्युत ऋणात्मकता समान होने के नाते परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये, क्योंकि दोनों में समान ताकत है, समान विद्युत ऋणात्मकता है। अतः यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या होगी दोनों की क्या होगी, 0 होगी। यहां दोनों स्थितियों में ऑक्सीकरण संख्या 0 हो रही है। क्यों, क्योंकि दोनों जो परमाणु है वो समान है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं समान है, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। याद करते चलेंगे, समझते चलेंगे कि ये ऑक्सीकरण संख्या समान परमाणु, जब तक अणु आपस में बनते हैं, कोई भी अणु बन रहा है और समान परमाणुओं से जब वो जुड़े होते हैं तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ऐसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड में भी आप देखेंगे, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी वही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन सेम है, विद्युत ऋणात्मकता समान होगी, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो ये पहली स्थिति आती है सहसंयोजी यौगिकों में कि जब सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं के मध्य बनता है तो उन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तीनों स्थितियों में आपने देखा कि यहां भी 0, यहां भी 0 होती है। लेकिन अब दूसरी बात यहां पर इस तरफ हम लोग अध्ययन कर ले, अध्ययन करते चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि अगली स्थिति क्या बन सकती है। अभी तक तो हमने देखा कि जो सहसंयोजी बंध बन रहे हैं वो समान परमाणुओं के मध्य बन रहे हैं। अब जो सहसंयोजी बंध देखेंगे कि जो अलग अलग परमाणुओं के मध्य बने, मान लीजिए यहां लिखे कि जब दोनों परमाणु अलग अलग तत्वों के हों। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो हमने देखा वो एक ही तत्व के परमाणु, दो अलग अलग परमाणु होते थे तो वहां पर विद्युत ऋणात्मकता समान होती थी। लेकिन अब स्थिति जो हम पढ़ेंगे वो ये देखने चल रहे हैं कि जो सहसंयोजी बंध बन रहा है अलग अलग परमाणुओं के मध्य, मान लीजिए एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। मान लीजिए सिंगल बॉन्ड यहां पर भी बन रहा है, यहां पर लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं कि यहां पर एक तरफ तो हाइड्रोजन का परमाणु है, दूसरा क्लोरीन का है। अब दोनों अलग अलग तत्व के परमाणु हैं तो जाहिर सी बात है कि तत्व अलग है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकताएं भी अलग होंगी। और हाइड्रोजन और क्लोरीन में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होती है,
क्लोरीन की ज्यादा होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का प्यासा होता है। कहने का मतलब इसके पास क्या स्थिति होती है कि ये बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूरा करना चाहता है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। तो स्थिति क्या होती है कि अधिक विद्युत ऋणी होने के नाते जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, एक हाइड्रोजन का था और एक क्लोरीन का था, तो अधिक विद्युत ऋणी होने के नाते क्या होता है, मान लीजिए अगर ये बॉन्ड टूटता है, अगर ये सिंगल बंध को तोड़ा जाता है, तो ये तोड़ते समय क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ये जो जोड़ा है, ये क्लोरीन अपनी ओर थोड़ा सा क्या होता है, खींच लेता है। मतलब इसके पास क्या हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। लाइट चली जाने के नाते जो है लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। चलिए हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको यहाँ पर डिनाई करते हैं, इसको अगले पार्ट में हम लोग कवर करते हैं। आप लोग यहीं से इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आजकल लाइट इतनी खराब चल रही है कि बिल्कुल आपको पढ़ाने में भी बड़ी दिक्कत होती है हमें, लेकिन फिलहाल आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इसके लेक्चर को हम आगे के लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।